हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग आंसर की का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आई प्रगति काची। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन फॉर द एग्जामिनेशन विच हैज़ हेल्ड ऑन 23 सितंबर 2022। तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी आंसर की और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम हम सब लोग यूज़ करते हैं और आप सभी लोगों के पास एटीएम डेबिट कार्ड ज़रूर होगा। कुछ लोगों के पास एटीएम क्रेडिट कार्ड भी होगा। तो जो एटीएम है उसका फुल फॉर्म हमसे पूछा गया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट दैट अलाउज कस्टमर टू कंप्लीट बेसिक ट्रांजेक्शन विदाउट द एड ऑफ ब्रांच ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और टेलर। हमें बैंक जाकर कैश निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी एटीएम मशीन में जाकर कैश विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। MOOC प्लेटफॉर्म was developed by AICTE in 2016 to facilitate hosting of online course which could be accessed by anyone anywhere at any time free of cost to achieve 3 cardinal principles of education policy। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर 2016 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको हम बोलते हैं स्वयं, जिसका मतलब होता है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। हर बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनआईटी आईआईटी कॉलेज में नहीं पढ़ सकता जस्ट बिकॉज ऑफ लो मार्क्स और सीट्स वगैरह कम होती हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें एक्सपर्टीज फैकल्टी आकर सारे लेक्चर्स डिलीवर करेगी हर सब्जेक्ट के हर कोर्स के लिए, और वो लेक्चर्स जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा जिसको कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी एक्सेस कर सकता है और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, हम नॉर्मल वर्ड्स में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। हम सभी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, आप सभी को पता होगा इंटरनेट क्या होता है। तो जो आईएसपी हमसे पूछा गया था दैट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। An ISP means Internet Service Provider is a company that provides individual and organization access to the internet and other related services. An ISP has the equipment and the telecommunication line access required to have a point of presence on the internet for the geographic area served। मतलब हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसकी वजह से ही हम इंटरनेट पे एक्सेस पा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM। CD-ROM एक क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कभी ना कभी अभी तो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक हमारे पास SD कार्ड है, हमारे पास पेन ड्राइव्स हैं, और अभी जो लैपटॉप्स आते हैं उसमें CD-ROM वाला सेक्शन नहीं है। इंटीग्रेटेड लैपटॉप्स जो अभी आ रहे हैं SSD वाले उसमें ये सेक्शन हटा दिया गया है। लेकिन पुराने ज़माने के जो डेस्कटॉप सिस्टम थे CPU के अंदर रीडिंग राइटिंग कैसेट के लिए अलग से सेक्शन था, तो हम इसको एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा विच गैस इंक्लूडेड इन द क्योटो प्रोटोकॉल। हमारा जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें किस किस गैसेस के बारे में डिस्कशन किया है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हमारा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारी गैसेस के बारे में एक कमेटी ऑर्गेनाइज की गई थी कि हमको डेली बेसिस पे
किसी भी पर्टिकुलर रीजन या कंट्री में जितना भी एमिशन होता है ये सारी गैसेस का, उसको हमको कम करना है। और उन्होंने स्टैंडर्ड मेजर्स बनाकर रखे हुए हैं कि मंथली या ईयरली आपका जो गैसियस एमिशन है जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है, इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब अगर हमें कोई बोल दे कि आपको डेटा कलेक्ट करना है तो कितनी मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट उसका करेक्ट आंसर है इंटरव्यू। कभी भी अगर आपको किसी से डेटा कलेक्ट करना है फेस टू फेस, तो आप क्या कर सकते हो, इंटरव्यू मेथड का यूज़ कर सकते हो, फेस टू फेस मेथड, या फिर टेलीफोनिक और ऑनलाइन इंटरव्यू के माध्यम से भी आप क्वेश्चनायर्स बनाने के बाद आप इंटरव्यू के माध्यम से डेटा कलेक्शन का काम कर सकते हो। दूसरा मेथड है हमारा क्वेश्चनायर एंड सर्वेज। क्वेश्चनायर्स एंड सर्वेज से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज प्राइमरी डेटा कलेक्शन। उसके लिए आपको क्वेश्चनायर शीट्स बनानी पड़ती है, पर्टिकुलर एरिया में जाके आपको सर्वे करना पड़ता है, कस्टमर्स या पब्लिक जो भी रिस्पॉन्स देता है वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। आप प्रैक्टिकल लैब में कोई भी चीज़ कर रहे हो या आप ऑनलाइन चीज़ों को देख रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मार्केट की स्टडी करते हो, तो वहाँ से भी आप डेटा कलेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स। पुराना जो ऑलरेडी डेटा रिकॉर्डेड है आप वहाँ से भी डेटा कलेक्शन कर सकते हो। फोकस ग्रुप, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाकर ग्रुप के लोगों से पूछकर या आप एक इंडिविजुअल ग्रुप बनाकर भी डेटा कलेक्शन का काम कर सकते हो। ओरल हिस्ट्रीज जो हमारी हिस्ट्री बुक्स हैं या हमारी दादी नानी हैं या ओल्ड एज जो लोग हैं जिन्होंने वॉर्स देखी हैं, जिन्होंने मार्केट रेजिस्ट्रेशन देखा, इन्फ्लेशन देखा है, तो उस टाइम में उन्होंने जो भी चीज़ देखी है तो हम उनसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछकर डेटा कलेक्शन का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था विच यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज। तो हमको 4 ऑप्शंस गिवन थे, उसमें से एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना था कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज के नाम पे किस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया है। तो हमारी जो पुरानी यूनिवर्सिटी है जिसका करेक्ट आंसर है नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको आर्कियोलॉजिकल साइट ने वर्ल्ड हेरिटेज यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है बहुत पुराने ज़माने की है और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी एजुकेशन कमेटी जो थी फाउंडेड हुई थी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन 1947 के बाद जो कमेटी फाउंडेड हुई थी दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फाउंडेड इन 1948-49 was the first commission on education after independence. It is a major emphasis was on higher education, but it also touched upon the issues related to the school education. इन्होंने स्कूल एजुकेशन के साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन पे भी फोकस किया, जिसकी चेयरमैनशिप किसको दी गई थी, डॉक्टर राधा कृष्णन जी को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था फाइंड आउट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर इन इंडिया। तो हमारे यहाँ पे जितने भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए हैं, एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर्स बनाए गए हैं, उसका सीक्वेंस हमसे पूछा गया था। तो सबसे पहले कृषि दर्शन आया था, उसके बाद ज्ञान दर्शन आया था, फिर उसके बाद ज्ञानवाणी आया था, फिर उसके बाद व्यास आया था। तो ये सब क्या है, एजुकेशनल कम्युनिकेशन वेंचर हैं। आप लोगों ने कृषि दर्शन का नाम सुना होगा, टीवी चैनल है। ज्ञान दर्शन का नाम भी सुना होगा, रेडियो में आता है एंड टीवी चैनल है। ज्ञानवाणी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द रेडियो टेलीकास्टिंग सर्विसेज एंड व्यास इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एजुकेशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिया गया था एनवायरमेंट पॉल्यूशन से, जिसमें हमसे पूछा गया था in case of which of the following primary pollutant the main method contribution to global emission millions ton per year is more compared to that from the natural sources। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है जिसके कारण ग्लोबल एमिशन हो रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज से हो रहा है। तो हम सबको पता है, हमने पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है, उसके मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 4 ऑप्शंस गिवन थे हमको, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड।
तो हम सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोई भी चीज़ को अगर हम जब जलाते हैं या हमारे व्हीकल से जो पेट्रोल डीजल बर्न होता है उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। और इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस थे। दैट इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, सो आई डोंट नो व्हाट वर द एक्चुअल ऑप्शंस, बट यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि अहमदाबाद में है, दैट इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर में सिचुएटेड है, वो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। राय यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट मीन्स BHU। तो BHU जो है वो 1916 में एक एक्ट के द्वारा बनाई गई थी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये इंडिया की पुरानी और लार्जेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, BHU होगा। BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम सभी को पता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। और बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है। तो इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। पहला है कंपाइलर, सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोर्थ वन वर्ड एडिटर। तो जो कंपाइलर होता है उसका काम क्या होता है, कंपाइलेशन का। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करके क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। तो ये तीनों जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एडिटर मीन्स MS वर्ड। वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक टूल है। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आएगा, वो एक एप्लीकेशन के अंदर आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा वर्ड प्रोसेसर मीन्स वर्ड एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय आत्मनिर्भर भारत योजना। हम सभी 2020 से 22 तक कोरोना काल में बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं। उसी टाइम पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना लॉन्च की थी जिसको हम क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत योजना। जिसका मतलब क्या होता है, सेल्फ रिलायंट इंडिया इज अ फ्रेज फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी and his government used to popularize in relation to the country's economic development plans। तो आत्मनिर्भर योजना क्या है, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान है जिसमें मोदी जी ने बोला है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, मतलब अपनी सर्वाइविंग नीड के लिए किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्टार्टअप कीजिए, लोकल फॉर वोकल, हम लोकल लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इकोनॉमिक प्लान के अंदर हुई थी। आई होप आप सभी लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने आंसर्स मैच कर लिए होंगे कि कितने आंसर्स करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आगे वाले वीडियो में मैं सेक्शन 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ। फॉर मोर नोट्स लेट्स कनेक्ट ऑन यूट्यूब। My YouTube channel name is Learning Vibe, as you can see in this slide, or either you can type my name Pragati Kachi also. Okay, all the best। जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया है उनको भी, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, अगर उनको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए UGC नेट प्रिपरेशन के लिए, दे कैन ऑल्सो कमेंट। आप मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके अबाउट सेक्शन में जाकर मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी डाउट है उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, आई विल श्योरली शॉर्ट आउट। और अगर आपको ऐसा कुछ याद आता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मिस हो गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो क्वेश्चंस भी बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. Bye bye.